बेटा वो स्टार्ट कर दिया, क्लास स्टार्ट कर दी? ये इधर आ नहीं रही, इधर दे ना, स्क्रीन दे दे इधर। बस बेटा एक बुक भी दे दो। हाँ मैं बेटा एक बुक भी दे दो। चलो बच्चों, हरे कृष्णा। बेटा डबल बुक है या कहीं किसी बेंच पर? बुक अगर है क्या इधर बेटा। हरे कृष्णा बेटा। चलो बच्चों, हरे कृष्णा बेटा। मोहित, मुझे ये बताओ, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे हायर परचेस के बारे में, और हमने एक एग्जाम्पल नंबर 6 किया था। ये बताओ एग्जाम्पल नंबर 6 में मुझे नहीं लगता कोई इशू है, एक सिंपल सी कैलकुलेशन थी, सिंपल सा। हम लोगों ने इस क्वेश्चन को जब सॉल्व किया था, तो बताओ इसमें, हरे कृष्णा बेटा धीरज, इस क्वेश्चन में बताओ हम लोगों ने क्या किया था? बोलो। इस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ईच एंड एवरी इंस्टॉलमेंट का प्रॉपरली पेमेंट किया था। तो उसके बाद मैंने आपको कहा था कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो ड्यूज आपको मिल जाएगा। चलो, और भी हमने पता नहीं क्या क्या बातें की थी, लेकिन मुझे ये याद है कि पूरी डिस्कशन कंप्लीट हो गई थी। तो अब मैं दोबारा इसको छेड़ने के मूड में हूँ नहीं, मैं रिवाइज कर चुका था। चलो अब आगे की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है। हरे कृष्णा बेटा मुकेश। एग्जाम्पल नंबर 11, पेज नंबर 11.35। एग्जाम्पल नंबर 11 बेटा, बातचीत नहीं, पेज नंबर 11.35। चलें आगे, क्या बोल रहा है देखो। एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड परचेज, अगर बेटा नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, फिर बाद में आप लोग खुद भी परेशान रहोगे। और खैर मैं तो होता नहीं हूँ परेशान, तो इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो आप लोग ही रहोगे, ठीक है। एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड परचेज दिल्ली मोटर्स 3 टेम्पो, cost rupees 50,000 each on the hire purchase system basis on 1st January 11. Payment was to be made 30,000 as down and the remainder in the 3 equal annual installment payable on 31st December 11, 12, 11 and 31st December together with interest. ठीक। एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड राइट ऑफ डेप्रीशिएशन एट द, एक्स ट्रांसपोर्ट कौन है? परचेजर, ठीक है ना, हायर परचेजर। और वैसे भी मैं आपको बता चुका, जब हम बेटा अकाउंटिंग करेंगे तो आपकी बुक्स 100% किसकी बात कर रही है? केवल परचेजर, वो वेंडर का पॉइंट ऑफ व्यू लेके ही नहीं चलती कभी। तो द एक्स ट्रांसपोर्ट परचेज राइट ऑफ डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 20 WDV basis. It paid the installment due at the end of the first year, that is 31st December 11, but could not pay the next on 31st December 12. बोला पहली इंस्टॉलमेंट तो दे दी, बट जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट थी वो नहीं दी। दिल्ली मोटर्स एग्री टू लीव 1 टेम्पो विद द परचेजर। दिल्ली मोटर्स एग्री टू लीव 1 टेम्पो, तो बेटा अगर एक टेम्पो छोड़ गया तो इसका मतलब, इट मीन्स व्हाट? It means what? Technically, reposition of goods. Technically, it is known reposition. Now, there are two situations. Number one, partial reposition or full reposition.
बोलो आ गया समझ में? दो सिचुएशन बन सकती है। एंड व्हाट इज दिस, ये कौन सी है? सिंपल ही है आपका, वन टेम्पू अगर ड्रॉप कर दिया और दो ले गया तो इसका मतलब इट इज पार्शियल रिपोजिशन, नॉट फुल रिपोजिशन। इन केस ऑफ फुल रिपोजिशन वो क्या करता बेटा, वो तीनों के तीनों टेम्पू ले जाता। बोलो आगे बात समझ में? तो यहाँ आगे क्वेश्चन, अच्छा लास्ट क्वेश्चन में बताओ हमने क्या किया था? सारे पेमेंट्स किए थे तो रिपोजिशन का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन बोल रहा है इसने 3 इंस्टॉलमेंट का कमिटमेंट किया, एक्सेप्ट डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, 3 इंस्टॉलमेंट का इसने कमिटमेंट किया, पहली दी समय पर लेकिन दूसरी नहीं थी। दूसरी नहीं दी तो वेंडर को गुस्सा आ गया, और वेंडर को गुस्सा आ गया तो वो एक ही एक्शन ले सकता है एज पर हायर परचेज एग्रीमेंट। बेटा उसके पास एक ही चॉइस है, बताओ क्या कर सकता है वो? रीपरचेज कर सकता है। और गुड्स रीपोजिशन में मैंने आपको दो सिचुएशन बता दी, या तो वो फुल कर लेगा या फिर वो पार्शियल रीपोजिशन करेगा। बोलो आ गया समझ में? नेक्स्ट, पार्शियल रीपोजिशन ऑफ द गुड्स। ये बोल रहा है दिल्ली मोटर्स एग्री टू लीव वन टेम्पो विद द परचेजर ऑन 1 जनवरी 2013, एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ द अदर टू टेम्पू अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन 31 दिसंबर, डेट ऑफ रिपोजिशन। बेटा ये डेट में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, हालांकि मैं डेट चेंज नहीं कराऊंगा आपको, क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन है। एग्जाम में ये 2 बार आ चुका, दोनों बार इन्होंने वो कॉपी पेस्ट करते हैं ये लोग। तो डेट में कॉन्फ्लिक्ट क्या नजर आया? ये क्या बोल रहा है? दिल्ली मोटर्स एग्री टू लीव वन टेम्पो विद द परचेजर ऑन, बेटा 1 जनवरी को नहीं है ये, क्या है ये डेट? 31 दिसंबर 12। बोलो आ गया समझ में? अरे दूसरी इंस्टॉलमेंट, हालांकि कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि आप 31 मार्च बोल दो या 1 अप्रैल बोल दो, बेटा हम सेम ही सेंस लगाते हैं, तो यहाँ भी वो बोल रहा है सेम ही सेंस, हालांकि गलत है। अगर फिर मेरी एंट्रीज बदल जाएंगी। हाँ सेंस लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन मैं एंट्री कब डालूं? 1 तारीख को या फिर 31 मार्च को? बताओ एंट्री कब डालेगी? सॉरी 1 जनवरी को या 31 दिसंबर को? 30, सारे एडजस्टमेंट, और आगे जाके उसने खुद ने भी करेक्ट कर दिया कि 31 दिसंबर को रिपोजिशन हुआ, तो जो भी एक्शन हुआ वो 31 दिसंबर को ही हो गया। इसने जो सजेस्टेड आंसर दिया उसमें भी इसने काम कब कर रखा है? 31 दिसंबर को ही, लेकिन वो लिखने में वहां वो डेट आ गई, तो मैं उस डेट को करेक्शन के साथ पढ़ तो रहा हूं मैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप करेक्शन की डिमांड नहीं करोगे, क्योंकि एग्जाम में 2 बार प्रिंटेड क्वेश्चन है। चलो मैं आगे, दोबारा पढ़ लो, शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी, कोई इतना बड़ा झोल नहीं है। ये बोला दिल्ली मोटर्स एग्री टू लीव वन टेम्पो विद द परचेजर ऑन, बोलो 31 दिसंबर 2012। आप चाहो तो सर्कल करके लिख सकते हो बेटा, काटना मत, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए काटना मत। तो इसे हम लोग रीड करने में 31 दिसंबर ही रीड करेंगे। 31 दिसंबर 2012, एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ अदर टू टेम्पो अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन 31 दिसंबर 2012, डेट ऑफ रीपोजिशन। बेटा जब डेट ऑफ रीपोजिशन पर ही सारे एडजस्टमेंट किए जाएंगे। द टेम्पो वर वैल्यूड बेस्ड ऑन 30% डेप्रीशिएशन एनुअली। ये बोल रहा है जब टेम्पू को वैल्यू किया गया तो डेप्रीशिएशन 30% लगाया गया। शो द नेसेसरी अकाउंट्स, नॉट जर्नल एंट्रीज, शो द नेसेसरी अकाउंट। मुझे बताओ नेसेसरी अकाउंट कौन से हो गए? आ गया बेटा, 4 अकाउंट होते हैं, लेकिन मैंने कहा 99% अगर नेसेसरी बोलते तो 2 ही अकाउंट बनाना आप, वो 2 तो कचरा है वो, एक दूसरा असेट और क्रेडिटर अकाउंट, बात खत्म बस। ये बोला शो नेसेसरी अकाउंट फॉर 3 ईयर, 11, 12 और 13 के नेसेसरी अकाउंट बनाकर दिखाओ। चले आगे, बताओ नेसेसरी अकाउंट बनाना आता है या नहीं आता? अगर इस क्वेश्चन में सारे पेमेंट कर देता तो क्या ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करवाना पड़ता क्या? बोलो बिल्कुल नहीं। कल आपने किया ही था, कल तो आपने जर्नल एंट्री भी की थी, लेजर्स भी बनाए थे, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट भी बनाया था, वही तो क्वेश्चन है। खाली आज एक नई बात क्या आई है? बोलो रीपोजिशन किस ईयर में हुआ है? सेकेंड ईयर में हुआ है। बोलो आ गया। तो इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स व्हाट? बताओ फर्स्ट ईयर में क्या नहीं है?
अच्छा एक चीज बताओ, जब मैं ये माइक ये सब ऑफ, चलो नहीं वो एक वर्ड गलत, अरे यार हिम्मत की तो पूछो मत, हिम्मत की तो किसी की पूछो मत यार, क्या क्या चल रहा है इस दुनिया में। नेक्स्ट, मुझे ये बताओ हाँ हम मुद्दे पर आते हैं, बताओ हम अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो बताओ कहाँ दिक्कत आएगी। सेकेंड ईयर में, मुझे नहीं लगता फर्स्ट ईयर में किसी को इशू है बेटा, फर्स्ट ईयर तो एज यूजली डील करना है तो डील करो, मैं बोलूंगा भी नहीं, मैं फर्स्ट ईयर की बात भी नहीं करूंगा। हम लोग सेकेंड ईयर में आकर मिलते हैं, फर्स्ट ईयर आप भी लिखो मैं भी लिखता हूँ, हम लोग डिस्कशन करते हैं सेकेंड ईयर में आके। मैंने आपको हाफ हाफ पेज पे बेटा दोनों अकाउंट बना लेना ताकि आपको पेज वेज बदलना ना पड़े, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। दूसरा मैंने क्या कहा था, एक अकाउंट के पीछे मत लग जाना, दोनों अकाउंट को एक साथ बनाना है, तरीके से काम करना है। आप लोग जो बोलते हो ना स्पीड नहीं आती स्पीड नहीं आती, वो किस लिए नहीं आती, ऊट पटांग तरीके से काम करते हो, फिर बाद में वो स्पीड, स्टार्टिंग में तो लगता है आप स्पीड बना लोगे लेकिन नहीं आती बेटा। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, गुड मॉर्निंग सर हाउ आर यू, ये कौन आ गया, बेटा तेरी गुड मॉर्निंग से तो अब उसके बाद पूछने का, चलो हाँ बेटा हरे कृष्णा, ठीक है ना, अब सब ठीक है, ठीक है अच्छा। नेक्स्ट आ जाओ, तो हाँ, हम फर्स्ट ईयर और एग्जाम्पल, आज इसीलिए मैंने बोला नहीं क्योंकि मैं बोलने में क्या समय ज़्यादा लगा देता हूँ, ठीक है तो लिख दिया। नेक्स्ट, इन द बुक्स ऑफ टेम्पो अकाउंट, बेटा जल्दी से आप अकाउंटिंग करो ना, क्या आप बैठ गए लाइनें, मैं तो लाइनें खींचता रहूंगा, मैं लिखूंगा ही नहीं, आप मेरे भरोसे मत रहो।
आप लोग फर्स्ट ईयर का काम कंप्लीट करो, फिर हम लोग बात करते हैं। और बेटा स्पीड से करो, बार बार आप लोग बोलते हो स्पीड, जब मैं बोलता हूँ क्लास में ही स्पीड आती है तो आप लोग तेजी से काम नहीं करने थे। आपको स्पीड बनानी है तो जितना समझ में आता है उसको तेज लिखना स्टार्ट कर दो, बस अपने आप आ जाएगी स्पीड। फर्स्ट ईयर मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को डाउट है, क्योंकि मैंने कहा अगर मैं इस क्वेश्चन को एक नॉर्मल क्वेश्चन बना दूं, 3 साल के पेमेंट हो जाए तो आप कर सकते हो। बेटा क्लास को थोड़ा सा ना सीरियसली, आपके 80+ 90+ मार्क्स आ जाएंगे अगर क्लास को थोड़ा सा सिंसियरिटी से लिया करो, सोचा करो गहराई से। मैंने कहा ना, जब तक फील नहीं आएगा आप लोग नहीं कर पाओगे एग्जाम में परफॉर्म। तो जब चीज़ों में इन्वॉल्व हो तो प्रॉपरली इन्वॉल्व हो जाया करो। दोनों अकाउंट साथ में, मुझे नहीं लगता इतना समय, बेटा बहुत ज़्यादा समय ले लिया, इतना समय नहीं लगना चाहिए था। 1 साल की अकाउंटिंग हो गया, फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग। मैं फिर दोबारा एक बार बोल देता हूँ बेटा, आप लोग देखो यहाँ पर कितना सिंपल है, पहला साल। चलो सबका हो गया अब तो, और नहीं हुआ तो सामने देखो टेम्पो। अच्छा वो बोला नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ परचेजर, तो मेरे दिमाग में आया एसेट अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट। मुझे है ना इस तरह से अपने आप से डिस्कशन करना है बेटा, जब तक आप लोग अपने आप से बात नहीं करोगे बात बनेगी नहीं। असेट अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट, अच्छा असेट खरीदी तो असेट अकाउंट डेबिट 1 जनवरी 2011, असेट अकाउंट डेबिट टू दिल्ली मोटर्स क्रेडिटर्स, ये लो असेट अकाउंट डेबिट कितना हो गया, ये लो। और असेट खरीदी तो मैं मुझे लाइबिलिटी भी क्रिएट करनी है, लो 11 बाय टेम्पो अकाउंट 1.5 लाख, बस खत्म। मेरे दिमाग में क्लियरिटी, असेट खरीदी तो असेट आ गई, लाइबिलिटी आ गई, लेकिन लाइबिलिटी 150 की बुक नहीं करूंगा तुरंत। 2011 बोलो टू बैंक, बोलो कितना, 30,000 डाउन पेमेंट, बोलो आ गया समझ में बेटा। 30,000 थोड़ी, 30,000 इंटू 3 90,000 होगा, बोलो समझ में आ गया बेटा। 30,000 ढंग से तो रीड किया करो क्वेश्चन को। चलो 90,000 लिखो फटाफट सारे बच्चे, काट के 30,000 लिख दिया होगा, मुझे पता था आप लोग यहीं गलती करोगे। आ गई बात समझ में, तो ये बेटा 90,000। अब ये बोल रहा है बचा कुचा क्या होगा, 3 इंस्टॉलमेंट में पे होगा। नब्बे किसने लिखा, किसने लिखा 90, जल्दी से बताओ। बेटा समझ में आ गया, 30 ही आएगा। पता है ऊपर 50 ईच लिखा है, 30 ईच नहीं लिखा। क्लियर हो गया, तो टोटल डाउन पेमेंट 30 ही आएगा। सर क्वेश्चन में ईच नहीं दिया, वेरी गुड बेटा आदित्य, देखा हरे कृष्णा बोलते ही, अच्छा ये तो अभिनव था वो तो, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो 30 बेटा ईच नहीं लिखा हुआ, ठीक है चलो आगे। हालांकि कुछ तो मेरे साथ स्टार्ट हो गए थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता सर, आप पर हमें भरोसा है। आप यहाँ बोलते इसने 30 लाख का पेमेंट कर दिया तो भगवान कसम हम 30 का भी, हालांकि लाइबिलिटी 1.5 लाख की है, 30 लाख का करवा देते, हमें कोई डाउट ही नहीं होता सर। आपकी क्लास में तो हम एंजॉय करने आते हैं, या फिर कुछ नोट करने आते हैं। हालांकि लाख गुना अच्छी राइटिंग में बताओ कहाँ प्रिंटेड है, बुक में। मैं तो फिर भी घास काटता हूँ, बहुत अच्छी तरह से प्रिंटेड है, लेकिन फिर भी शौक भी बड़ी चीज है ना। क्लास में इतने पैसे दिए हैं, नोट करने के तो दिए हैं, मास्टर लिखेगा और हम नोट करेंगे। सर किताब के देखना होता तो फिर फीस थोड़ी जमा कराते, मास्टर का देखना कि मास्टर को आता है, हमें आए नहीं आए फर्क नहीं पड़ता। मास्टर तेरी ऐसी की तैसी, अगर तू सामने बैठा तो लिख, और वो भी बिना देखे। समझ में आ रही है बात?
बिना अगर तूने देख के लिखा, अगर तूने देख के लिखा तो तेरी ऐसी की तैसी कर देंगे। समझ में आया? नहीं वो समझ गए होंगे शायद, वो तो बेटा मेरे को आता है लेकिन फिगर देखने पड़ते हैं, कहीं आप सोचो, समझ रहे हो। नेक्स्ट चलो, 30,000, 30,000 बेटा ये ईच नहीं था तो 30,000। दूसरी बात जल्दी से बोलो फटाफट। देखो अगर मैं बोल रहा हूं ना, आप लोग क्या होता है गूंगे बहरे बन के काम करते हो, इसलिए स्पीड अपने आप से बात ही नहीं करते, इसलिए आपकी स्पीड नहीं आती। और स्पीड लाने के लिए बेटा खुद से खुद का डिस्कशन होना मस्ट है। अगर आप करोगे ना तो आपको पता चलेगा ये खुद से, सर पागल थोड़ी जो खुद से खुद ही बात करते रहे। बात करने के लिए तो दूसरा चाहिए बेटा, दूसरा तो बकवास करने के लिए चाहिए, बात करने के लिए नहीं चाहिए। बात तो खुद से ही होती है इंसान की, दूसरे से तो बकवास होती है। अब ये बता ये क्या करता है? बेटा बकवास ये कैसे कैसे बोलते हो? ये बेटा ये खुद से बात करता है। नहीं सच्चाई तो उन्होंने बोल दी, देख बोले कि चलो। नहीं देखो यार क्या इमेज बना रखी है, देख तूने इमेज सुधार अपनी। चलो मुद्दे पर आते हैं। टू बैंक बेटा 30,000 आ गया, तो ये मेरी असेट्स, ये मेरी लाइबिलिटी। बैलेंस कितना बचा? 1,20,000। कितनी इंस्टॉलमेंट में? 3। ये सारी चीजें बोलते रहोगे ना, क्लियरिटी बनी रहेगी और स्पीड बनी रहेगी। अच्छा खत्म। अब इसके बाद मुझे पहला पेमेंट एनुअली, मुझे पहले से पता है हायर परचेज में मुझे परेशान नहीं किया जाएगा, पेमेंट्स एनुअली है। अच्छा मंथली भी आ गए तो क्या दिक्कत है? ड्यू पेमेंट क्लियरिटी है, तो यहां पर वो एनुअली। बताओ सीधा कहां जाऊंगा? 31 दिसंबर 11 बाय इंटरेस्ट। कितना ड्यू चल रहा है जल्दी बोलो? 1,20 साफ दिख रहा है अकाउंट में। 1,20, 1,20 का 9%, 10,800 खत्म। बता 1,20 में से मैंने कितना पे किया? 60,000 आउट ऑफ 120, सॉरी 60 होता कितना, 40 होता है, 40,000। बेटा 1,20 की मुझे कितनी इंस्टॉलमेंट देनी है? 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विथ 9% इंटरेस्ट। तो ये आ गया। तो ये बताओ 31 दिसंबर 11 टू बैंक, बोलो कितना? 40,000 प्लस 10,800। इंटरेस्ट मैंने कहा था ड्यू होगा और पे हो जाएगा, काम खत्म। तो 50,800 टू बैलेंस सीडी। बताओ कितना आएगा जल्दी से बिना कैलकुलेशन के? भाई साहब 80,000 ही आएगा, 2 इंस्टॉलमेंट बच रही है, 80,000। 31 दिसंबर 11 बाय डेप्रीशिएशन। बेटा इसका कितना परसेंट था? 20%। WDV तो 30,000 बाय 1,20,000। काम खत्म। ये बेटा वेरी फर्स्ट ईयर डन, ये वेरी फर्स्ट ईयर डन। क्या बात समझ में आ गई? मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। और देखो मैंने हमेशा कहा इस तरह से बेटा क्वेश्चन अपने आप से डील करते हुए, अपने आप से बेटा डील करते हुए लिखते जाओगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, स्पीड बढ़ती है इससे। तो पहला साल हमें कोई दिक्कत नहीं, अगर दूसरे साल में भी पेमेंट होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। बेटा सेकेंड ईयर में दोनों अकाउंट्स को अपडेट कर देते हैं। 1 जनवरी 2012 टू बैलेंस BD, ये आ गया 1,20,000, 1,20,000। 1 जनवरी 2012 बाय बैलेंस BD कितना आ गया? 80,000, 80,000। ये लो सेकेंड ईयर की शुरुआत में मेरे सामने ये पिक्चर थी। चलूं मैं आगे? बस अब लिखना बंद कर दो थोड़ी देर, अब सामने देखते रहो। ये बताओ इस क्वेश्चन में सेकेंड ईयर में क्या हुई, गड़बड़ हुई? अच्छा सेकेंड ईयर में कब गड़बड़ हुई, बिगिनिंग में एंड में? लास्ट। अरे मेरे से पैसा वो मांगने कब आएगा बेटा? जब मेरा अमाउंट ड्यू होगा। और ड्यू एनुअल मंथली नहीं हो रहा, हालांकि मंथली होता तो फर्स्ट ईयर मंथ में आ जाता। एनुअली अमाउंट ड्यू हो रहा है, तो बेटा इंस्टॉलमेंट मेरा 1 साल बाद ड्यू होगा, 1 साल बाद। और मैंने कहा ना वो सिंप्लिसिटी के लिए, वो बस कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए बच्चे को, एंट्री है तो डालनी है, 12 एंट्री डाल देगा क्या फर्क पड़ रहा है। तो उनको तो आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, इसलिए वो एनुअल रखते हैं, रायता नहीं बिखेरते। मुझे ये बताओ साल के एंड में वो पैसा मांगने आया, तो अब सोच समझ के जवाब देना। साल के एंड में बताओ मेरा कितना ड्यू बनता है अगेंस्ट वेंडर मेरा? मैं हायर परचेजर हूँ, ये मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट पड़ी है।
साल के एंड में वेंडर मुझसे मांगने आया, तो बताओ कितना ड्यू बनता है? 80,000। बेटा 80,000, अच्छा कमाल की बात कर दी, मैंने कहा था सोच के बोलना। बेटा आपको नहीं लगता इंटरेस्ट ड्यू हो चुका? अरे अगर मुझे ये देखो, इसीलिए मैंने डेट लिखी आपके सामने, अगर मैं आज दूंगा तो 80,000 दूंगा, मैं आज थोड़ी दे रहा हूं, मैं तो कब बात कर रहा हूं आपसे? साल के एंड में बात कर रहा हूं। तो बेटा अगर साल के एंड में मुझे देना है, मान लो फुल एंड फाइनल हिसाब कर रहा हूं मैं, आप आए साल के एंड में मेरे पास, मैंने कहा बताओ साहब फुल एंड फाइनल कितना है तुम्हारा, तो बेटा आप 80,000 थोड़ी मांगोगे मुझसे। तो 31 दिसंबर 12 बाय इंटरेस्ट बताना कितना है? 80,000 मल्टीप्लाई बाय 9%, 7,200। गई क्या बात दिमाग में? 7,200। तो आप बोलोगे भाई साहब अगर आज सेटलमेंट करना है तो 87,200 दे दो, बात खत्म। समझ में आ गया? तो मेरा एक्चुअल ड्यू ये है। चलो आगे। बेटा साल के एंड में आप मुझसे पैसा मांगने आए, तो बताओ क्या पूरे साल मैंने असेट को यूज किया या नहीं किया? असेट, तो बताओ मेरा सेकंड ईयर एंड में असेट कितने का? 1,20,000 का है क्या? नहीं। 31 दिसंबर 2012 बाय डेप्रीशिएशन, WDV मेथड है, ध्यान रखना, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। नहीं 24,000, 24,000 का डेप्रीशिएशन लग गया। बोलो आ गया समझ में? सेकंड ईयर एंड में रियल पिक्चर क्या है? रियल पिक्चर मेरी असेट कितने की है बताना? 96,000 की असेट है मेरे पास। मेरे पास जो 3 टेम्पू है अकॉर्डिंग टू मी, जो मैं उनका वैल्यूएशन कर रहा हूं, वो 96 की वैल्यू क्या है? बेटा सेकंड ईयर एंड में अकॉर्डिंग टू मी मुझे आपको देने कितने हैं? 87,200 अगेंस्ट 96,000। समझ में आ रहा है? अगेंस्ट 96,000। अरे मेरे पास आप ही के तो 3 टेम्पू पड़े हैं, अभी क्या आया है मेरे पास? ओनली पोजीशन ही तो आया है। मैं कभी डिफॉल्ट हो जाऊंगा तो आप उठा कर ले जाओगे। तो मेरे आपके पास 96,000 के टेम्पू हैं, जिनके अगेंस्ट मेरा ड्यू कितना बनता है? 87। बेटा अगर मुझे आज ही पीछा छुड़ाना है आपसे, तो बताओ मैं कितने दूं आपको? 87,200 दूं, और 3 टेम्पू से आपका कोई लेना देना नहीं, वो मेरे हो जाएंगे। कितनी वैल्यू के? 96,000 के। बोलो आ गया समझ में? चलो ठीक है, लिखना नहीं है। ऐसा करता हूं मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा, मैं अगर डायरेक्ट मैटर पे जाऊंगा तो शायद दिक्कत हो जाए कुछ बच्चों को, मैं थोड़ा सा और ओपन कर देता हूं क्वेश्चन को। बेटा ध्यान से सुनना, मान लो ये क्वेश्चन किसका नहीं है? पार्शियल रिपोजिशन का। सब हायर परचेज का नहीं है, तो फिर किसका बना लूं इसे? प्री पोस्ट का, बोनस का? यार मैं बोलता हूं लॉजिकल बात करो, आप बोलते हो सर जूते चप्पल खोल के पैदल होके बात करो। सर हम तो आपके लेवल पर ना आ पाएंगे, लेकिन भगवान कसम जाते जाते आपको अपने लेवल पर ला देंगे। नंगे पर बात क्यों नहीं करते? सब बिल्कुल ही पैदल हो जाओ ना। मैं बोलता हूं लॉजिकल लॉजिकल। ये क्वेश्चन मान लो, ये क्वेश्चन किसका नहीं है? हायर परचेज का। मतलब बात हो रही है, चैप्टर ही खत्म कर दूं मैं। बेटा मतलब कोई सेंस, मैंने अभी क्वेश्चन को बीच में डील करते करते बोला था मैंने, देयर आर 2 टाइप ऑफ 2 सिचुएशंस हो सकती है क्वेश्चन में, एक फुल रिपोजिशन और एक पार्शियल रिपोजिशन। और मैं रिपोजिशन के गेट पर खड़ा हूं और मैं आपसे पूछ रहा हूं ये मान लो क्या नहीं है? बेटा पार्शियल रिपोजिशन नहीं है। हमें समझना पार्शियल ही है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिस्कशन को अगर बढ़ा देता हूं और आप सुनोगे तो फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा, वरना फिर बच्चे रटते हैं इसे। स्पीड के बारे में भी तो सोचना है ना, स्पीड आनी चाहिए, उलझ ना जाए कहीं ऐसे क्वेश्चनों में भी। हम लोग थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 15 मिनट के बाद और क्लियरिटी आ जाएगी। बेटा क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो जाओ एक बार दोबारा, आप आ जाओ वही 5th लाइन पर आ जाओ। दिल्ली मोटर्स एग्री टू लीव, बोलो 1 टेम्पो। आ गया? इससे पिछली वाली लाइन पर आओ। इट पेड द इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट। बोलो आ गया समझ में? और बेटा आप ये मान लो आगे क्वेश्चन ही नहीं है, ये बोल रहा है एंड कुड नॉट पे द नेक्स्ट ऑन 31 दिसंबर 2012 एंड गुड्स फुली रीपर्चेस। मैं बोल रहा हूं आगे क्वेश्चन नहीं है, आगे एक लाइन जोड़ दी मैंने। बताओ एंड गुड्स
फुल्ली रीपर्चेज बाय द वेंडर। बस बात खत्म, आगे का क्वेश्चन ही मैंने हटा दिया। और मान लो एग्जाम में ये डेटा लिखा हुआ है और इसके बाद क्या लिखा हुआ है, एंड गुड्स फुल्ली रीपर्चेज, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। क्या बात समझ में आ गई? अब बताओ अगर बेटा वेंडर से मैंने गुड्स लिए थे, अरे क्या बात समझ में आ गई? मैं बोल क्या रहा हूं, मैं क्वेश्चन ये वाला सॉल्व नहीं करा रहा। बताओ उसके बाद इस डेट के बाद मैंने क्या लिख दिया, एंड गुड्स फुली रीपर्चेज बाय द वेंडर। मैंने पूरी लाइन हटा दी, वो 3-4 लाइन लास्ट की। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों क्या बात समझ में आ रही है? मैं डिस्कशन क्या कर रहा हूं, जल्दी से वाई एंटर करो। मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा है, मैं कुछ और बात ऐड कर रहा हूं। तब तो सारे एसेट बेटा अभी मैं आपको बता रहा हूं आदित्य, मैं वही बता रहा हूं, ठीक है ना? यस बेटा उस सिचुएशन में क्या होता बताओ, जब मैंने असेट ली थी। बेटा आदित्य कोई कमेंट नहीं करोगे, मेरी बात ध्यान से सुनो, बस मैंने कहा था बात समझ में आनी चाहिए। मुझे बताओ मैंने आपसे क्या कहा था, पहली एंट्री में मैंने आपसे असेट ली तो एंट्री क्या की, असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, यही तो किया। बेटा ये बताओ वो आपने मुझे रेंट पर दी थी एज पर जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंगली, वो मुझे रेंट पर दी थी या नहीं दी थी? आपने क्या कहा था, भाई साहब मैं मालिकाना हक दे दूंगा आपको, ओनरशिप दे दूंगा, लेकिन ध्यान रखना कहीं डिफॉल्ट क्रिएट मत कर देना। अगर डिफॉल्ट क्रिएट कर दिया तो गुड्स उठा के ले जाऊंगा, वरना तो ओनर आप ही हो। 3 इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट कमिट मत करना, वरना गुड्स ले जाऊंगा और क्या मान लूंगा, जो पे किया वो रेंटल थे और आप मेरी एसेट क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे, रेंट पे कर रहे थे। आज रेंट पे नहीं कर रहे तो यूज करने का हक भी छीन लूंगा। समझ में आ गया? अगर पेमेंट करते रहे तो कभी मैं डिस्टर्ब नहीं। मेरे राइट्स जो मेरे पास राइट हैं असेट को रीपर्चेज करने के, बताओ वो कब क्रिएट होंगे, जब आप डिफॉल्टर हो, डिफॉल्ट कमिट करोगे तो, अदरवाइज मेरा कोई अधिकार बनता ही नहीं है। बोलो समझ में आ गया? इसीलिए बताओ जब बेटा मैंने पहली एंट्री डाली तो किसकी डाली, खरीदने की एंट्री डाली, क्योंकि वो जो आप वेंडर के राइट होते हैं ना वो डेड राइट होते हैं, मरे हुए होते हैं, उसके राइट में दम नहीं होता। वो राइट में जान कब आती है, जब डिफॉल्ट मैं कमिट करता हूं। और इनिशियली हम मानकर चलते हैं ना तो मैं डिफॉल्ट कमिट करूंगा, आप भी मानकर चलते हो कि परचेजर कभी गड़बड़ नहीं करेगा, एक्सेप्शनली हो जाती है वो बात अलग है। अब ये बताओ मैंने कहा ये फुल रिपोजिशन, वो आया साहब तीनों, पहली एंट्री क्या थी, आ गया, आज आया मेरी बुक्स में, मैंने 2 अकाउंट खोल लिए साहब, मेरी एसेट है मेरी लायबिलिटी है। बताओ आज आया, बोला साहब 87,200 में से एक इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई, तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए था आज 31 दिसंबर 2012 को, बोलो क्या, टू बैंक। क्या मैं टू बैंक कर रहा हूँ क्या? मैंने कहा साहब पेमेंट ही नहीं है, तो बोला कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे कोई जिद बहस नहीं करूंगा, बताओ मैं क्या कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? सबको ले गया, तीनों ले गया, तो बताओ एंट्री क्या करेगा, मैं क्या करूंगा, बात खत्म। वेंडर बोल रहा है कोई लेना देना नहीं है भाई साहब, तीनों टेम्पो पकड़ाओ मेरे, मैं तो जा रहा हूँ, जय श्री राम। बोलो समझ में आ गया? तो मैं क्या करूंगा, मेरी बुक से असेट अकाउंट भी बंद कर दूंगा और वेंडर अकाउंट भी बंद कर दूंगा। तो बताओ क्या एंट्री हो जाएगी, टू टेम्पो। बोलो आ गया समझ में? ये अकाउंट भी बंद कर दूंगा और बाय बोलो दिल्ली मोटर्स, अरे ये जो ओपन करके बैठा था ये अकाउंट भी बंद कर दूंगा। बोलो आ गया समझ में? पहले कौन सा अकाउंट बंद करूंगा बेटा, वेंडर अकाउंट पहले, वेंडर, क्योंकि वेंडर ने मेरे अगेंस्ट सेक्शन लिया है। वेंडर कितने से, अरे काय का 96 देना कितना था, बस बात खत्म। अब भैया कोई लेना देना नहीं है, समझ में आ गया? मैंने अभी अभी पूरी कहानी समझाई थी। 87 लाइबिलिटी के अगेंस्ट असेट 96 की है। बेटा अगर आप बैलेंस शीट में आज की सिचुएशन विजुलाइज करो तो असेट कितने की है, 96 की, लाइबिलिटी कितने की है, 86। तो बेटा असेट लाइबिलिटी तो मैक्सिमम लाइबिलिटी अमाउंट से तो बंद करोगे, 87 खत्म। बताओ यहां कितना ट्रांसफर कर दो, 87,200। समझ में आ गया? बाकी बताओ क्या हो गया, डिफरेंस निकालना कितना, 8,800। बताओ ये क्या है, बाय P&L। बोलो लॉस ऑन रीपोजिशन, अरे लॉस ऑन रीपोजिशन, ये कितने का हिसाब किताब हो गया, 96 का हो गया हिसाब किताब। भाई साहब मुझे नुकसान हुआ या नहीं हुआ उसके एक्शन लेने से? अरे मेरे पास 96 की असेट्स थी और उसके अगेंस्ट लाइबिलिटी मात्र 87 की थी। समझ में आ गया? मेरे डिफॉल्ट कमिट होने की वजह से मेरी लाइबिलिटी भी रिड्यूस हुई और मेरी असेट भी रिड्यूस हुई, लेकिन लाइबिलिटी कम से रिड्यूस हुई, असेट ज्यादा से रिड्यूस हो गई मेरी बेवकूफी की वजह से। तो बेटा रीपोजिशन पर बताओ मुझे क्या हो गया,
एज अ परचेजर लॉस हो गया। बोलो बात समझ में आ गया? क्लियर है? सबको समझ में आई बात? ये बताओ रीपोजीशन अगर वेंडर करेगा तो क्या परचेजर को ऑलवेज लॉस होगा या समटाइम प्रॉफिट भी हो सकता है? बेटा हमेशा लॉस होगा। मैंने कहा ना लॉजिकल बात किया करो, पैदल होके बात मत किया करो। बेटा आपको क्या मजा आ रहा है? अगर आपको इस पोजीशन में डाल दिया जाए, जब मन में आए आप क्या करा दो, रिपोजीशन करा दो, और आपको फायदा भी हो सकता है। या तो जब भी आपको फायदा दिखाई देगा आप, बेटा हमेशा एग्रीमेंट ऐसे डिसाइड किए जाते हैं, उनकी टर्म एंड कंडीशन ऐसी होती हैं, उनमें हमेशा और हमेशा ऑलवेज, बताओ परचेजर अगर रिपोजीशन करवाएगा तो हमेशा उसे नुकसान होगा। ड्राफ्टिंग ही ऐसे होती है। समझ में आ गया? वरना तो आप बताओ क्या करोगे? कभी तो रिपोजीशन चाहे फुल हो या पार्शल हो, बताओ कभी क्या नहीं हो सकता? प्रॉफिट नहीं हो सकता, हमेशा लॉस ही होगा और परचेजर नुकसान में जाएगा। इससे परचेजर बताओ हमेशा क्या करेगा? बेटा डिफॉल्ट कमिट करने से दूर रहेगा। अगर आपको फायदा होने लग गया तो गड़बड़ कर दोगे आप कभी भी। चलें आगे। एग्रीमेंट ही ऐसे डिजाइन की जाते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है बताओ? फुल रिपोजीशन का, जो एग्जाम में नहीं आता। लेकिन फुल रिपोजीशन आया तो मैंने एक दिमाग में बात डाल दी, बताओ क्या? जल्दी बोलो। भाई साहब मुझे वेंडर अकाउंट बंद करना है और असेट अकाउंट बंद करना है। वेंडर अकाउंट पहले बंद करूंगा, एंट्री जस्ट पहली एंट्री की जस्ट रिवर्स एंट्री डालूंगा। एंट्री क्या थी? पहली एंट्री असेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अब एंट्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू वेंडर। असेट अकाउंट लाइबिलिटी अकाउंट किससे बंद होगा? ड्यू अमाउंट से। ड्यू कितना था? 87, पूरा ड्यू, ये पूरा खत्म, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। और बेटा इस ड्यू को जब मैं लिखूंगा ना, तब किससे कंपेयर होगा कि मेरे असेट की वैल्यू कितनी थी और उसके अगेंस्ट ड्यू कितना था। जब कंपैरिजन होगा तो मुझे पता चल जाएगा सब मुझे नुकसान हो गया। इस अगेंस्ट के अगेंस्ट, असेट के अगेंस्ट तो मुझे देना कम ही था, लेकिन असेट ज्यादा की चली गई मेरे पास से, और मैं कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि मैं डिफॉल्टर पार्टी हूं। क्या बात समझ में आ गई? तो बेटा ये कौन सा केस है? केस ऑफ फुल रिपोजीशन 96,000। ऐसा करो ऊपर आप लिख लो यहां पर केस ए। जब मैंने बेटा एक्सप्लेन ही कर दिया तो फुल रिपोजीशन लिख लो आप इसे। और इस क्वेश्चन को एक बार फुल, दो बार करते हैं इस क्वेश्चन को, ताकि एक ही क्वेश्चन में क्लियरिटी आ जाए, ये नहीं कि 4 क्वेश्चन करने पड़े। आप इसे कंप्लीट कर लो। फुल रिपोजीशन में क्या होगा? सिंपली क्लोज, ये बैलेंसिंग फिगर। फुल रिपोजीशन लिख लो केस है। इस क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करते हैं ताकि हमारी क्लियरिटी हाई लेवल की रहे, रटना कुछ भी ना पड़े। फुल रिपोजीशन एक बार नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे। और नहीं नहीं रुको रुको, एक नीचे एंट्री डालो। एंट्री जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री डालो एक ऑन डेट ऑफ रिपोजीशन। हम समझ रहे हैं तो बेटा आप ढंग से, जब बात ही छेड़ दी तो फिर ढंग से। एंट्री ऑन रिपोजीशन, बताओ एंट्री क्या हुई? नीचे नोट लगा लो, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, हम वैसे डिस्कशन कर रहे हैं, एक रैंडम डिस्कशन। अब क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कर देंगे। नोट, हाँ एंट्री ऑन रिपोजीशन लिख लो आप। जर्नल एंट्री ऑन डेट ऑफ रिपोजीशन, जर्नल एंट्री ऑन डेट ऑफ रिपोजीशन। जल्दी से बोलो एंट्री। वेंडर अकाउंट दिल्ली मोटर्स अकाउंट डेबिट, बोलो 87,200 टू टेम्पो अकाउंट
टेम्पो अकाउंट 87, सॉरी बोलो, टेम्पो अकाउंट जल्दी बोलो बेटा 96,000। अरे ये तो बुक वैल्यू से बंद होगा ना। असेट तो मेरे पास से 96 की गई, लाइबिलिटी मेरे पास से 87 की गई, तो बताओ क्या क्रिएट कर गई, नुकसान। कितने का, 8800, लॉस ऑन रिपोजिशन। ये आपका पी एंड एल आ गया। यही तो मैंने एंट्री लेजर पोस्ट की है। असेट मेरे पास से 96, शायद मुझे लगता है अब किसी को कंफ्यूजन हो तो अब क्लियर हो गया होगा। बेटा असेट मेरे पास से 96 का गया, देख लो आप, लाइबिलिटी मेरे पास से कम का गया जिसकी वजह से वो नुकसान क्रिएट करके चला गया। तो ये हमारी एक फुल रिपोजिशन की डिस्कशन हो गई। सर लेकिन क्वेश्चन तो ये नहीं था। अच्छा मुझे बताओ एग्जाम में फुल रिपोजिशन आता होगा या पार्शियल रिपोजिशन? बेटा फुल में तो करना क्या है, ये तो एंट्री तो मैंने जबरदस्ती लिखवा दिया आपको, आपको तो दोनों अकाउंट बंद करना है बस, तो बच्चा इजीली हैंडल कर लेता है। लेकिन बिलीव मी अब आपको सेकंड पोर्शन अच्छा लगेगा, इजी लगेगा, मतलब मैं डायरेक्ट बताता तो शायद कुछ कंफ्यूजन हो जाता। तो बढ़िया ये डिस्कशन हमारा हो गया। अब बेटा क्या करते हैं हम लोग, अब आते हैं मुद्दे पर। मुझे बताओ मुद्दे पर आने के लिए यहां तक की तो वर्किंग सेम ही है, तो ऐसा करो लिखो केस 2। आप तो पूरा लिखो दोबारा एक बार, बेटा जल्दबाजी नहीं, मैं फिर एक ही क्वेश्चन में सब कुछ निपटा देता हूं। लिखो केस 2। इसी क्वेश्चन को हम दोबारा सॉल्व कर रहे हैं, और लिखो आप इन केस ऑफ पार्शियल रिपोजिशन, जो कि आपका जेन्युइन क्वेश्चन है। पार्शियल रिपोजिशन आपका क्वेश्चन में बेटा पार्शियल रिपोजिशन को ही डिस्कस किया है। बेटा आदित्य सर ड्यू डेट पर नहीं पे किया तो क्रेडिटर डेट एक्सटेंड नहीं करता क्या कुछ केसेस में? बेटा अब उसी केस पर आ रहे हैं आदित्य, मैंने तो उस केस को ही सस्पेंड कर दिया ना, जो आप बोल रहे हो वो केस 2 है। पार्शियल रिपोजिशन में एक्सटेंशन मिलेगा ना, फुल रिपोजिशन आप उस वर्ड पर तो फोकस करो। मैंने कह दिया हो गया फुल रिपोजिशन, फिर किस बात का एक्सटेंशन जब सब कुछ ले गया तो मैं? अरे आपको 4 चीज दी थी बेटा, मैंने चारों ले ली। आप जो एक्सटेंशन की बात कर रहे हो वो पार्शियल रिपोजिशन की, अब उस केस पे तो मैं अब आ रहा हूं, आपको लेकर आ रहा हूं। तो बेटा मैंने अब लिखवाया ना, अब आप केस 2। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। केस बी पार्शियल रिपोजिशन ऑफ गुड्स। अब लिखो, अब आ रहे हैं आपकी बात का जवाब अब आ जाएगा। बताओ कहां तक पहुंचो जल्दी से, बेटा फर्स्ट ईयर एंड तक जल्दी से पहुंचो। अब मुझे लगता है आप तेजी से लिख पाओगे बिना सोचे समझे। हाँ, अब पूरा क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करेंगे तरीके से। अब बेटा सेकंड ईयर एंड तक हमें पहुंचना है। टेम्पो अकाउंट ऑफ दिल्ली मोटर्स। दिल्ली मोटर्स। बेटा अब अपने आप से डिस्कस, अब मुझे नहीं लगता किसी की भी गर्दन सामने की तरफ उठनी चाहिए। उसी क्वेश्चन को दोबारा करा रहा हूं, तो अपने आप से डिस्कशन करते हुए अभी मैंने बता दिया उसी तरीके से काम करो, ये नहीं कि एक अकाउंट के पीछे लग जाओ। बाय टेम्पो
इंटरेस्ट 10,000। बैलेंस CD बाय डेप्रीशिएशन। कितना था पहले से? 30,000। बैलेंस CD फर्स्ट जनवरी 2012 बैलेंस BD 20,000 फर्स्ट जनवरी 2000 बाय आ गए सब लोग यहाँ तक? बताओ अब कहाँ जाना है बेटा? पूरे साल बैठे रहेंगे हम? साल के एंड में, साल के एंड में कौन आया? बोलो, वेंडर आया। वेंडर ने आके डिमांड किया, तो बेटा साल के एंड में क्या अकाउंट की यही पोजीशन है क्या? नहीं, 31 दिसंबर 2012 बाय इंटरेस्ट। बोलो 7,200। बोलो आ गया समझ में? क्या मैंने पेमेंट किया? नहीं। यहाँ तक आ गए सब लोग? अब रुक जाओ 2 मिनट बस, क्योंकि बात तो पूरी होगी नहीं, जितनी होती है उतनी कर लेते हैं। बेटा क्या मैंने पेमेंट किया? कायदे से बताओ, या एंट्री क्या आनी चाहिए थी? 31 दिसंबर 2012 टू बैंक आनी चाहिए थी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सब लोग लिखना बंद कर दो, ऑनलाइन वाले बच्चों भी। बेटा नहीं आई तो ये केस ऑफ रिपोजिशन। अब मुझे देखना है फुल या पार्शल। एग्जाम में फुल कभी नहीं आएगा, मैंने समझा दिया। आ जाए तो अब कोई दिक्कत है नहीं, आपको अकाउंट बंद करके आ जाना। एग्जाम में पार्शियल रिपोजिशन आएगा। बताओ पार्शियल रिपोजिशन में मैं पहले करूंगा, जब भी रिपोजिशन की बात आएगी तो पहले मैं क्या करूंगा? दोनों अकाउंट्स को अपडेट। 31 दिसंबर 12 लिखना नहीं है अभी, बाय डेप्रीशिएशन। बताओ कब? 24,000। बोलो आ गया समझ में? मैं दोनों अकाउंट्स को क्या करूंगा पार्शियल रिपोजिशन में? अपडेट। क्या मेरा असेट अकाउंट अपडेट हो गया? आज मेरे पास असेट कितने का है? क्या मेरा वेंडर अकाउंट अपडेट हो गया? अगर मैं आज ही सारा पेमेंट करूं तो 87,200। आ गई बात समझ में? क्या मैंने पे किया? अगर आपको रिपोजिशन दिखाई दे तो पहला काम, दिमाग में स्टेप बना लो काम करने के तेजी से। बताओ पहला काम, अपडेट कर लेना, दोनों अकाउंट अपडेट कर लेना। फिर देख लेना फुल है या पार्शल। फुल होगा तो अकाउंट बंद, डिफरेंस ट्रांसफर टू P&L। बोलो आ गया समझ में? बेटा पार्शल होगा तो भी यही करूंगा। लिखना नहीं है, लिखना नहीं है तो भी यही करूंगा। टू, जल्दी, टू टेम्पो लिखोगे नहीं, टू टेम्पो। अमाउंट कितना पता नहीं। बोलो आ गया समझ में? तो भी यही करूंगा। बोलो बाय दिल्ली मोटर्स। अमाउंट कितना है पता नहीं। बोलो आ गया समझ में? बाय P&L लॉस ऑन रिपोजिशन। बोलो आ गया समझ में? अमाउंट कितना है पता नहीं। क्या बात समझ में आई? मैंने इसीलिए वो फालतू का डिस्कशन किया ताकि दिमाग में सेटल हो जाए आपकी बात। मैं एक बात को बता 2 बार कर रहा हूं, जिसे पहली बार में जो थोड़ा बहुत लूप होल होगा वो फिल हो जाएगा। मुझे वही काम करना है। यहां पर एक एक्स्ट्रा काम और हो जाएगा। बताओ दोनों अकाउंट के बाय बैलेंस CD। आपको नहीं लग रहा दोनों अकाउंट के बैलेंस भी बचेंगे? टू बैलेंस CD। क्या गई क्या बात दिमाग में? दोनों अकाउंट के बैलेंस भी बचेंगे। क्यों बचेंगे? हाँ, क्योंकि पार्शियल रिपोजिशन है, कुछ ड्रॉप करके जाया जा रहा है। तो जो ड्रॉप करके जा रहे हैं उसका फ्यूचर में आज तो पेमेंट कर ही नहीं रहे ना आप। तो भाई मैं एक टेम्पो छोड़ के जाऊंगा तो जाहिर सी बात है उसका पेमेंट
फ्यूचर में करोगे आप, आज आपके पास पैसा नहीं है तो बेटा कुछ पेमेंट आप फ्यूचर में करोगे, तो जाहिर सी बात है एक असेट भी है आपके पास और एक लाइबिलिटी भी है, यानी उसके आपको दो पार्ट करने पड़ेंगे, कुछ ड्यू छोड़ना पड़ेगा और कुछ का जो एज यूजुअल ट्रीटमेंट आप करते आए वो करना पड़ेगा। बस ये है कि इसमें मुझे ये अमाउंट्स क्या करने पड़ेंगे, फाइंड आउट करने पड़ेंगे। पिछले केस मेरे लिए सिंपल था, मुझे दोनों का बताओ क्या करना था, खाली इसको क्लोज करके ट्रांसफर करना था और बैलेंसिंग फिगर निकालना था। क्या बात समझ में आ गई? तो एग्जाम में तो हम स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, अरे दो पोर्शन में काम होगा पार्शियल रिपोजिशन में, एक नॉर्मल और दोनों बैलेंस निकालने, लिखो फटाफट। बस अब इसके अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैंने पूरी बात समझा दी, खाली मुझे क्या पता लगाना है आपको, अमाउंट्स कैसे आएंगे, बस मुझे अमाउंट पर काम कर रहे हैं। बाकी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात समझ में आ गई। हाँ, एक रिपोजिशन वाली एक्टिविटी होगी और एक बैलेंस वाली एक्टिविटी होगी। हो गया बच्चों? अब बेटा ये अमाउंट मैंने मोटी मोटी बात डाल दी, अमाउंट कैसे आएंगे अब वो हमारे लिए मुद्दा है, वो हमें देखना है। अब मैं जल्दबाजी में निपटाने में 5 मिनट भी निपटा दूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं जब इतना देर बात की तो क्लियरिटी बनी रहे। ये बताओ अकाउंटिंग समझ में आ गई, पार्शियल रिवीजन हैंडल कर लोगे अब तो भाई, एक नॉर्मल डिस्कशन और एक बैलेंस वाला, बस अभी अमाउंट कैसे आएंगे इन पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो बेटा आज के लिए इतना, हरे कृष्णा। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों यहाँ तक क्लियर है ना सबका? मुझे नहीं लगता यहाँ कोई दिक्कत है। बेटा आदित्य आपकी हर बात का जवाब बेटा कल मेरी बात पूरा होने के बाद। आदित्य मैं अभी किसी आपका पढ़ ही नहीं रहा कमेंट, बेटा कल पूछना एक बार, मेरी बात पूरी हो जाने दो, ठीक है ना? क्योंकि फिर वही है, आपको बात क्लियरिटी आगे मिल जाती है, मैं उसको पढ़ के अगर कल भी नहीं मिले मेरी बात पूरी होने के बाद तो आप पूछ लेना, जो आपका कमेंट है वो आप ध्यान रखना, ठीक है? कल हो जाएगी सारी बातें क्लियर। हरे कृष्णा बेटा।